नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एनआईए की उस एक्शन की जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल 25 से ज़्यादा ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनकी एक लिस्ट बनाई गई है और उसमें सबसे ऊपर रखा गया गोल्डी बरार को। अब ये कहा जा रहा था पहले कि कई खबरें आ रही थी बीच में कि कनाडा में है, लेकिन अब पता चला है कि वो यूएसए में, जो एनआईए का रिकॉर्ड बोलता है हैदर भाई। कई सारे इसमें गैंगस्टर्स हैं जो फरार हैं। ऐसे में क्या ये संभव है उनको लाना? क्योंकि हमने पहले भी देखा गैंगस्टर्स, अगर बाहर की बात की जाए, जो सबसे बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या, वो अभी तक नहीं आ पाए। तो क्या उम्मीद लगाई जाए? क्या ये इतना आसान प्रोसेस होता है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बेस पर बाहर से हम ले आते हैं? क्योंकि इसमें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। देखिए, लिस्ट बहुत बड़ी है। यही वजह है कि इस पूरे जो गैंगस्टर और जो टेरर नेक्सस है, इसकी जो जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो वांटेड और गैंगस्टर्स हैं वो उन्होंने कनाडा में शरण ली हुई है। तो लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो है, उसके बाद यूएस है, आर्मेनिया है और तमाम दुबई है। अब हमारे साथ हमारी जो एजेंसीज़ हैं, मुश्किलें उसमें ये होती हैं चिराग एक्स्ट्राडिशन में, कि हर कंट्री के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना होने की वजह से ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये अपने आप को छुपा के रखते हैं ऐसी जगहों पे और वहाँ से खुल्लम खुल्ला अपने वीडियोस जारी करते हैं अपने, और जानबूझ के ऐसे देशों में शरण लेते हैं। हाँ, ऐसे देशों में शरण लेते हैं और वहाँ पे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मिलता है, उन्हें वहाँ पे फंडिंग अच्छी मिलती है। उनको पैसे वाले जो लोग हैं, उससे उनकी विचारधारा से जुड़े हुए, वो उनको फंडिंग करते हैं अच्छी वहाँ पे। और ऐसा भी सुनने में आया है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, टॉप पे गोल्डी बराड़ है। गोल्डी बराड़ अमेरिका में है, यूएस में, ऐसी एजेंसी इसका कहना है। कनाडा में था कुछ रोज़ पहले तक, कुछ महीने पहले तक वो उसकी जो जानकारियाँ मिल रही थी। अब गोल्डी बराड़ के बारे में बताते हैं कि वो वहाँ से तो जाहिर है कि यहाँ गैंग चला ही रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं, वसूली करा रहे हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े जो स्टार हैं, ख़ासकर म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं पंजाब की, उनके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। मान लीजिए कनाडा में करवाना है, दुबई में करवाना है, तो दुबई फेस्टिवल में कराना है, अलग अलग। तो ये उसमें बीच में मांडवाली करते हैं अपना पैसा लेने के लिए। तुम्हारा वहाँ पे प्रोग्राम होना है, उसमें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, 5 हमारे या 50 मिलेंगे, 25 हमारे, ऐसा करके वो डील करते हैं। तो वो उनके फंडिंग का जरिया है। अब ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ जो गैंगस्टर ऐसे हैं जो विदेश में बैठ के अलग अलग, एक मिनट रुक जाओ, ठीक आ रहा है। कुछ ऐसे गैंगस्टर्स भी हैं, ख़ासकर गोल्डी बराड़ के बारे में बताते हैं कि इसका कई यूएस में ही कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ड्रग सिंडिकेट बड़ा काम करता है, तो उन ड्रग सिंडिकेट से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। ऐसी जानकारियाँ मिली हैं। और जो लेकिन हैदर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये सब जानकारियाँ तो हैं, नीरव मोदी के बारे में सारे एविडेंसेस दे दिए गए हैं यूके गवर्नमेंट को। खुलेआम वो घूमता है वहाँ पर मीडिया जो है उनके घरों तक पहुँच जाती है, उनसे बातचीत करती है। विजय माल्या, हम सब ने देखा, हमारे सहयोगी चैनल आज तक ने कितनी बार बात की। लेकिन सरकार जो है, ऐसे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमी को तो नुकसान पहुँचाया, बैंकों को बहुत ह्यूज नुकसान पहुँचाया, बैंकों कभी खासकर मैं करूँ आम लोगों को पहुँचाया, क्योंकि उनका अमाउंट वो बैंकों में जमा था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है? मतलब ठीक है, एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस कर रही है, सबूत भी दे रही है, उसके बावजूद ये लोग इतने समय से वहाँ टिके हैं। जैसा हमारा संविधान और कानून है हिंदुस्तान में, ऐसे अलग अलग देशों के जो कानून अलग तरीके से हैं। और देखिए, दाऊद का क्या पता नहीं कहाँ रहता है, दुनिया जानती है कहाँ रहता है, वो कैसे अपना काम चला रहा है, उसका गैंग कैसे चल रहा है और आईएसआई से उसका क्या कनेक्शन है, लेकिन वो हम नहीं ला पाए उसको। ये एक फैक्ट है। चलिए, वो तो हम ये मान भी लेते हैं, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से हमारे संबंध ऐसे नहीं है। कि वो दुबई ट्रैवल करता है, हम चाहें दुबई में भी ट्रैप लगा सकते हैं उसका, लेकिन हम वहाँ से भी नहीं ला पाते। अब सवाल उठता है इन गैंगस्टर्स का, जिनकी लिस्ट एनआईए ने जारी की है। तो इन अलग अलग केसेस में एनआईए की जो टीमें हैं वो प्रोसीडिंग्स में लगी हुई हैं। वक्त लगता है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ का कानून अलग है, हमारे कानून अलग है। कई मामलों में तो हिंदुस्तान से जो बड़े वकीलों को हायर करके वहाँ पे लगाया गया, जिन्होंने वहाँ पे जिरह की।
तो लेकिन अब चूँकि वहाँ के कानून इतने फ्लेक्सिबल हैं इस चीज़ों को लेके, तो उनको इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं कि सब हमारे पास खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है, वेग सा इन्होंने एलिगेशन लगा दिया और एलिगेशन बेस पे है। नहीं तो सरकार तो देती होगी ना सबूत इंडियन गवर्नमेंट। वही बोल रहा हूँ, सरकार देती है, लेकिन ये कि कानून उतने सख्त नहीं है जितने सख्त कानून हिंदुस्तान में है। इस यही वजह है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर हैं, वहाँ पे छुपे रहते हैं और बचे रहते हैं। अब नीरव मोदी की बात आप कर रहे हैं, आप विजय माल्या की बात कर रहे हैं, इनका पता है सबको, ये खुलेआम घूमते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, मैच देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल जैसे जी रहे थे वैसे ही लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उनको आप ला नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोशिशें नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जितनी एसेट्स थे उनको यहाँ पे ख़त्म किया गया, उनके एसेट्स को वसूली के तौर पे कुर्क किया गया, उनको नीलाम किया गया। और मान लीजिए उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो उसमें से 5,000 करोड़ का जो रिकवरी की गई उनकी इस प्रॉपर्टीज़ को बेच के, उनकी जो सीज़र हुए थे उनको नीलाम करके, तो वो कमर तोड़ने का काम तो हिंदुस्तान की सरकार जितना, हमारी सरकार जितना कर सकती थी वो कर रही है। लेकिन सवाल यही पे है कि वो हम उनको विदेश से नहीं ला पाते। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत एक तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का ना होना, दूसरी चीज़ कोशिश अब ये होनी चाहिए, जैसे G20 हो रहा है तो मुझे लगता है कि भारत इस बात को आगे बढ़ाएगा कि हमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और देशों के साथ करनी चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा कानून बहुत सख्त है, हमारे कानून में सज़ाए मौत है, हमारे कानून में हैंग टिल डेथ, फांसी की सज़ा दी जाती है, जो और देशों में नहीं है। वो आईने से बड़ा क्रूअल माना जाता है। तो जब ऐसे कंट्रीज़ को एक्स्ट्राडिशन ही नहीं करते, कई ऐसे कंट्री हैं कि भाई आप क्या फांसी की सज़ा है, एक्स्ट्राडिशन नहीं देंगे आप। नहीं, लेकिन वो हमारा तो ऑफेंडर है, उनका सिटीजन थोड़ी है, सिटीजन तो इंडियन ही है। सिटीजन इंडियन है, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऐसा करते हैं। अबू सलेम के मामले में ऐसा ही हुआ था। तो अबू सलेम को फांसी नहीं हो सकती? हाँ, फांसी नहीं हो सकती उसको। इन्होंने कानूनन वहाँ पे हमारी सरकार ने हलफनामा दिया हुआ है वहाँ की अदालत में, पुर्तगाल में। तो कहने का मतलब यही कि वहाँ के कानून चूँकि इतने सख्त नहीं हैं, उनके कानून में फ्लेक्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, उनके कानून में बहुत से बड़े बड़े क्रिमिनल जिन्होंने मर्डर किया उन्हें माफ़ किया गया है, छोड़ा गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यही वजह है कि जल्दी एक्स्ट्राडिशन हमें नहीं मिलता बड़े क्रिमिनल्स का, बड़े गैंगस्टर्स का, या बड़े जो फ्रॉड हैं, या ये विजय माल्या जैसे लोग। लेकिन सरकारें कोशिश करती हैं, उनको कोशिश करती हैं, हम बाहर नहीं तोड़ पा रहे हैं, अपने देश में जितना तोड़ सकते हैं तोड़। लेकिन यूके के साथ तो हमारी ट्रीटी है, उसके बावजूद नहीं ला पा रहे। लेकिन वो उसमें कोर्ट में केस डाल देते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग है। आप मान लीजिए कि आपको किसी, आप निठारी केस ले लीजिए, निठारी केस में पता है कि इस बंदे ने इतने बच्चों को मार दिया, चीज़ें साबित हो गई, अदालत में 2-3 जगहों से उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग पे फिर रोक लग गई, कितने साल हो गए। अब मान लीजिए 16 केस हैं उस पर, 16 में फांसी हो, 16 के 16 में वो अपील में जाए, 16 के 16 में अपील खारिज हो, 16 के 16 में वो अपनी सज़ा माफ़ी के लिए जाए राष्ट्रपति के पास। तो आप समझ रहे हैं कितना वक्त लगेगा। मान लीजिए कि कम से कम 20-30 साल आप चला गया, इसमें निकल गया। तो इसी प्रोसीडिंग और इससे फ्लेक्सिबल प्रोसीडिंग विदेशों में, वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे वो एक उन्होंने फर्रा लगा दिया कागज़ आपका। अच्छा, आपका वहाँ पे केस लड़ना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ का जो लोकल है बंदा, उसका केस लड़ना आसान है। भाई आपको यहाँ से जाना है फिल्म सिटी में, आपको 16 है तो आप आराम से चले जाएंगे। अब लेकिन आप किसी को बोलेंगे अलीपुर से आ जाओ ज़रा फिल्म सिटी, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसको। तो हमारे जो काउंसिल है उनको वहाँ पे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, प्रॉब्लम होती है तब। अच्छा, ये जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक तरीके से वाकिफ़ है वहाँ के कानूनों से, वहाँ के वकील को उन्होंने हायर कर रखा है, वो उसका फ़ायदा उठाते हुए इनको रिलीफ दिला देते हैं कोर्ट से। ये वजह है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो है, बहुत क्या बोले उसे, डाइल्यूट हो जाती है, बहुत इस पर फ्लेक्सिबल है। ये तो क्लियर कट है ना कि इनके खिलाफ एविडेंस सरकार ने दे दिए, तो वहाँ इनके खिलाफ एक पैरेलल इंक्वायरी होती है, सरकार वहाँ की सरकार करेगी कि भाई ये दोषी हैं भी या नहीं है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार वहाँ पैरेलल इंक्वायरी नहीं करती है। हाँ, जब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है तब ये क्लियर हो जाता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल है और किसी देश की एजेंसीज़ में या कई देशों की एजेंसीज़ में ये वांटेड है।
तो उसको जब रेड कॉर्नर होता है तो गवर्नमेंट, लेकिन मुकदमा वो अदालत में ही चलाते हैं और अदालत ही डिसाइड करती है कि इसको अब इस लायक है क्रिमिनल, इस पे लगे हुए इल्ज़ाम ऐसे हैं संगीन कि इसको वहाँ भेजा जाना चाहिए आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए, तो उसमें अदालत फैसला देती है। लेकिन फिर वही होता है कि वहाँ पे एक से ऊपर अदालत, जैसे हमारे यहाँ दूसरे से तीसरी अदालत, वैसे वहाँ भी है, तो वो प्रोसीडिंग में टाइम लगता है उसको। तो मतलब कहने का मतलब है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का और मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बाउंड तो है नहीं, वो तो चले जा रहा है, केस ही चलता रहेगा। नहीं, जहाँ पे अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा होता है सरकारों को, क्योंकि जहाँ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वहाँ की मुश्किलें तो आप अनगिनत हैं, आप उसको सोचेंगे तो फिर लगेगा कि इस क्रिमिनल को ले नहीं जाया जा सकता। लेकिन जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, वहाँ पे आसानियाँ होती हैं, वहाँ पे इंटरपोल और सारी रिपोर्ट्स के बाद। और नहीं, लेकिन एक बात और भी तो नहीं, जैसे इस केसेस में जो एनआईए ने लिस्ट जारी की, इनमें तो इनके वेयर अबाउट्स ही नहीं पता, ये पता है ये यहाँ पर है, डेट्स इट। कोई ऐसा थोड़ी कि पर्टिकुलर इस घर में रह रहे हैं, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। जबकि नीरव मोदी, विजय माल्या, इन केस में तो बिल्कुल सेपरेट है सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसीज विदेशों से गैंगस्टर को लेके नहीं आई। अभी आपने देखिए हाल में स्पेशल सेल काला राणा को लेके आई थी, बड़ा क्रिमिनल था वो बैंकॉक में, और कनाडा इधर उधर वो अपना था, उसको ले आएगी वहाँ से। ऐसे इनका अगर वेयर अबाउट्स मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि इनको देने में ना तो और सरकारों को मुश्किल होगी, ना हमारी गवर्नमेंट को लाने में मुश्किल तो होगी। ये भी एक रीज़न है कि इनके वेयर अबाउट्स नहीं मिलते, एक वेग जानकारी होती है, इसलिए कुछ नहीं होता। ये वही दिक्कत है ना कि भाई आप एक जगह रुक नहीं रहे हो ना, आप जब आप एक कंट्री में रुक नहीं रहे हो, आप यहाँ से आप यूएस से आप कनाडा चले गए, आप दुबई चले गए, तो अब एजेंसीज़ जब तक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को ट्रेस करती हैं तब तक भाग चुका होता है आदमी वहाँ से, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। तो अब लेकिन इन्होंने जैसे शॉर्ट लिस्ट किया है लोगों को, सारे गैंगस्टर्स को, तो मुझे लगता है कि अब एक एक करके आना शुरू होंगे और भारत लाया जाएगा डेफिनेटली। इससे पहले भी लाए गए हैं, कई गैंगस्टर लाए गए, कई टेररिस्ट लाए गए विदेशों से, और ऐसा नहीं कि एजेंसी को मिलते नहीं, लेकिन मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अब ये जो इन्होंने बताया, नई लिस्ट जारी की है, तो जाहिर सी बात है अगर ये पता चल गया यूएस में तो ये भी पता होगा। उन्होंने भले जारी ना किया हो कि कहाँ पे है, वेयर अबाउट्स क्या है इसका, वाशिंगटन है या न्यूयॉर्क है या किसी और स्टेट में छुपे हुए, लेकिन ये ज़ाहिर है कि एजेंसियों को जानकारी होगी इस बात की। चलिए हैदर भाई, बात करते हैं प्रवेश से। प्रवेश ने भी सुबह इस बाबत काफ़ी देर तक बात की थी। प्रवेश, इस मुद्दे पर आपका क्या व्यू है, खासकर कि तब जब ये बहुत क्लियर कट है कि सरकार, ये हमें दिख रहा है कि कई बड़े बड़े क्रिमिनल्स को नहीं ला पाते। देखिए, जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले ही मेंशन कर दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, फिर इंटरपोल का। अब चिराग जी, वो क्रिमिनल हमारे देश में बहुत हीनियस क्राइम किया, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो वहाँ की सरकारों को समझ नहीं आता है बात। देखिए, बहुत बार क्या होता है, इस देश का क्रिमिनल क्या पता उनके देश की एजेंसियों का हेल्प करता हो, उनके लोग यहाँ बैठे हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे, बहुत सारी चीज़ दे रहे। अगर उस क्रिमिनल से सरकार को, वहाँ की सरकार को 2% भी फ़ायदा है तो वो बहुत लूज छोड़ देते हैं। ये हमने देखा, ऐसा ज़रूरी नहीं, केस में देखा, ऐसा उसके कई फॉरेन जो है प्लेयर्स भी दोस्त हैं, तो हो सकता है कई सरकार में वहाँ बैठे कुछ अधिकारी भी दोस्त हों। बिल्कुल, लंदन ऐसा हो सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो मतलब जो आरोपी मैक्सिको का, जिसको रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के एक मतलब चैनल में काम कर, मतलब एक टीवी शो में काम कर रहा है, मतलब वहाँ के इवेंट्स में जा रहा है, खुलेआम घूम रहा है। तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद भी जब तक वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी ये क्रिमिनल है कि नहीं, तब तक वो उसे अरेस्ट करने का आपको पावर नहीं देगी। बस हाँ, रेड कॉर्नर नोटिस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अगर उस कंट्री के पास होगी तो वो आपको प्रोवाइड करेगा, ये नहीं कि वो पूरा अपना लगा देगा। हाँ, इंटरपोल पे आपका नाम आ जाता है, जब आपको इंटरपोल वो कर देता है कि हाँ अब इस आदमी को अरेस्ट करना है, ये इंटरपोल पे आ चुका है, तब जाके। मेहुल चौकसी का मैं बताना चाहूँगा, अभी 2 हफ्ते पहले रेड कॉर्नर नोटिस पे से उनका नाम हटाया गया है, तो फिर सीबीआई ने वो किया है, रिफ़र किया है कि वापस से इनका नाम ऐड किया जाए। तो वो उसके हिसाब से देखते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा क्रिमिनल है और कितना ऐसा देश में कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर सकता है क्या दूसरे देश में, हाँ किस तरह का फ्रॉड था, किस तरह का क्रिमिनल है, कितना खतरा है इससे, क्या छुप के रह रहा है, कोई ग्रुप चला रहा है, तो ये सब चीज़ वो देखते हैं। फिर उसके हिसाब से उनके हिसाब से तो गोल्डी बराड़ एक नॉर्मल क्रिमिनल है जो मर्डर करके फरार है, वो भी मर्डर उसने किसी और से कराया, गैंग से, मतलब कॉन्स्पिरेसी में। हाँ, और किसी अदर कंट्री में उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो तब उस पर इतना मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, आप लोगों का दोस्तों क्या व्यू पॉइंट है इस पूरे मुद्दे पर बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।